So, in this lecture, we will study the 8th chapter of physics and the second last chapter, that is the thermal properties of matter. सबसे पहले इस चैप्टर को देखकर घबराना नहीं है. ये चैप्टर इज़ दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट इन द होल फिज़िक्स एंड मगर क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल सिर्फ 2-3 हैं ऐसे और वो भी आसान हैं, क्योंकि बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं. बच्चा देख के वो बोलेगा ये क्या है भाई, ये तो पीएचडी लेवल की फ़िज़िक्स पढ़ रहा हूँ क्या मैं. सो इसलिए न्यूमेरिकल्स एक ही उन्हें हमारे लेवल के रखे हैं, बहुत आसान वाले. तो हम उनको पढ़ेंगे और इस चैप्टर की कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो इस पूरे चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ेंगे. सो वी यूज़ हीट ओनली नॉट ओनली फॉर कुकिंग बट ऑल्सो फॉर डूइंग अदर जॉब्स. हम अगर देखा जाए तो हीट जो है हमारे पास वो सिर्फ हम खाना पकाने के लिए यूज़ नहीं करते, कुछ और भी काम होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, चेंजिंग हीट टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये तो हमें पता है, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ चुके हैं कि चेंजिंग अ हीट इनटू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस कैन बी डन ओनली इफ़ वी हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हीट. अगर हमारे पास सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है हीट के बारे में तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को. Heat is an important concept in physics, yes. People have been trying to explain the nature of heat throughout the history of mankind. इंसानियत की हिस्ट्री से लोग समझाना चाह रहे हैं हीट की नेचर. एक क्वांटिटेटिव स्टडी है, एक क्वांटिटेटिव मतलब जिसकी एक मिकदार हो, यानी कि एक मैग्नीट्यूड वाली स्टडी हो. एक अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ थर्मल फिनोमेना. यहाँ पर थर्म का मतलब होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बल्कि पूरे साइंस के अंदर थर्म का मतलब होता है हीट. थर्म का मतलब होता है हीट. सो अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ थर्मल फिनोमेना. फिनोमेना मतलब एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसा अंदाज नेचर का. रिक्वायर्स अ केयरफुल डेफिनेशन ऑफ सच इंपॉर्टेंट टर्म्स एज हीट, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी. तो हीट, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी I.E, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर. जिस बच्चे ने इन तीनों में से किसी एक टॉपिक को भी मिस कर दिया वो इस चैप्टर को नहीं समझ सकेगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं. हीट टेम्परेचर में चेंज होता है, टेम्परेचर हीट में चेंज होता है, हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी हीट में चेंज होती है. In this unit, we shall discuss various concepts related to heat, temperature, measurements of temperature and various thermal phenomena. यानी कि measurements भी डील करेंगे हम टेम्परेचर की और हीट की, और उनके वेरियस फिनोमिनन्स को भी डील करेंगे हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेम्परेचर एंड हीट. सो टेम्परेचर, अच्छा ये पैराग्राफ तो मैं नहीं पढ़ूंगा हर चीज़ का, मगर मैं बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, बाकी आपका खुद रीडिंग है, सेल्फ स्टडी. टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. बड़ा इजी डेफिनेशन है, 8 क्लास में बच्चों को पता होता है कि टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करेंगे. ये एक ऐसा डिग्री है, एक ऐसा मेजरमेंट है जो कि बॉडी की वार्मनेस या फिर हॉटनेस को या फिर कोल्डनेस को मेजर करता है. अब ये पूरा पैराग्राफ की चीज़ों को आप खुद पढ़ लेंगे. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, हीट का कॉन्टैक्ट में आना, और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हीट का इक्विलिब्रियम में आ जाना. टू स्टोर आइस इन समर, अगर हम बर्फ़ को समर के अंदर स्टोर करते हैं, पीपल रॉप इट विथ क्लॉथ और कीप इट इन अ वुडन बॉक्स और इन थर्मोस फ्लास्क. ठीक है, इसमें होता ये है कि अगर हम आइस को जो स्टोर करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको एक कपड़े के साथ उसको बांध देते हैं आइस को, और उसको वुडन बॉक्स के अंदर या फिर थर्मो फ्लास्क के अंदर. थर्मो फ्लास्क में क्या होता है, उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती, तो वहाँ पर रख देते हैं. In this way, they avoid the thermal contact of ice with its hot surroundings. Otherwise, ice will soon melt away. अच्छा, याद है मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में एक प्रोसेस पढ़ाया था. तो इसका मतलब क्या है, मैंने लास्ट टाइम प्रोसेस पढ़ाया था, इसका नाम था एडियाबैटिक. एडियाबैटिक में क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज, जिसमें हीट ना तो बाहर जाती है सराउंडिंग से ना अंदर आती है. तो यहाँ पर उसी प्रोसेस की बात हो रही है. अगर हम आइस को किसी कपड़े में बांध के फ्लास्क के अंदर रख देंगे, जैसे कि हम चाय को केटल के अंदर रखते हैं, तो हीट एक्सचेंज नहीं होती, चाय गर्म रहती है. तो इसी तरह फ्लास्क के अंदर आपकी आइस मेल्ट नहीं होगी. अदरवाइज अगर मैं उसको बाहर निकाल कर रख दूंगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा, हीट एक्सचेंज होगी, बाहर का गर्म हवा आपके आइस पे लगेगा, आइस मेल्ट हो जाएगी. Similarly, when you place a cup of hot tea or a water in a room, it cools down gradually. Does it continue to cooling? It stops cooling as it reaches the room temperature. जब आप किसी चीज़ को या हॉट वाटर को या चाय को आप कमरे में रखते हो तो वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती है, और फिर वो स्टॉप हो जाती है ठंडा होना एक वक्त तक. कब, जब वो रूम टेम्परेचर यानी कि इक्विलिब्रियम पर आके हो जाए. थस टेम्परेचर डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. इसका मतलब टेम्परेचर किसको डिटरमिन करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट.
हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये लाइन जिसने समझ ली, आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैंने अभी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, तो ही आप जाके इसको समझ पाएंगे। बट वॉट हैपन्स व्हेन वी टच अ हॉट बॉडी? जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं। टेक टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर्स। ऐसे दो बॉडीज लो जिनके अलग अलग दो टेम्परेचर्स हैं। ब्रिंग दैम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक ठंडी बॉडी ले रहा हूँ और एक कोल्ड बॉडी ले रहा हूँ और उनको मैं आपस में कॉन्टैक्ट करवा रहा हूँ, तो उनके टेम्परेचर आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स, इट लूजेज एनर्जी। दिस एनर्जी एंटर्स द कोल्ड बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. Cold body gains energy and its temperature rises. The transfer of energy continues till both the bodies have the same amount of temperature or the same degree of temperature. The form of energy that is transferred from a hot body to a cold body is called heat. तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। एक गर्म और एक ठंडी बॉडी को लो। गर्म बॉडी जब उससे कांटेक्ट करेगी तो ठंडी बॉडी के अंदर अपना हीट ट्रांसफर कर देगी और कोल्ड बॉडी जो है आपकी गर्म हो जाएगी। तो ये ट्रांसफर ऑफ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी क्या कहलाता है? एनर्जी का। किसका ट्रांसफर? एनर्जी का, नॉट द हीट। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट। बच्चे बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ अ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी, नहीं, ट्रांसफर ऑफ अ एनर्जी, बिकॉज हीट इज नोन एज एनर्जी। हीट आपकी थर्मोडायनामिक्स में फिजिक्स के अंदर एनर्जी कहलाती है। हीट इज द एनर्जी, देखो, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। अगर उनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी जाके हीट एनर्जी की आपकी फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, और इसको कहते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट ऑफ हीट। तो इस तरीके से आप जो हो इस चैप्टर को आगे की बेसिस पर पढ़ोगे। अच्छा जनाब, हीट इज देयरफॉर कॉल्ड एज द एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट क्या कहलाती है? एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब क्या है, आओ पढ़ते हैं। वंस हीट एंटर्स अ बॉडी, इट बिकम्स इट्स इंटरनल एनर्जी एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज अ हीट और एनर्जी। इसका मतलब हीट एक एनर्जी का यूनिट है, और वो क्या यूनिट है? एनर्जी इज अ ट्रांजिट। एनर्जी एक ऐसी ट्रांजिट चीज़ है जो कि ट्रांजिशन करती है। ट्रांजिशन का मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हीट देयरफॉर इज कॉल्ड एनर्जी इन ट्रांजिट। अगर हॉट बॉडी ने कोल्ड बॉडी को अपनी हीट दे दी तो कोल्ड बॉडी के अंदर हीट आई, यानी कि इंटरनली उसके अंदर हीट आ गई। जब इंटरनली हीट आ गई, क्योंकि हीट ट्रांसफर हुई, तो इंटरनल एनर्जी कहलाएगा वो टर्म। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स, molecules and particles of a body is called its internal energy. So internal energy का फॉर्मूला मैं यहाँ से ड्राइव कर सकता हूँ, दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। यही फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करो, जिसको हम फिज़िक्स के अंदर मोस्टली यू से डिनोट करते हैं, यू से, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू किसके बराबर होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर डेल्टा यू अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करें, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूले हैं, दोनों वैलिड हैं। ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज द मास ऑफ द बॉडी। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनल एनर्जी मास पर डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक और पोटेंशियल पर कर रही है डिपेंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज ड्यू टू इट्स मोशन विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? ड्यू टू मोशन, टेम्परेचर पर, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन होगा, कोलिजन मतलब टकराना, कोलिजन होगा तो मोशन होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज द स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी की मेरे लिहाज से फिजिक्स में सबसे अच्छी डेफिनेशन है। जो मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हुई हुई एनर्जी होती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। थर्मोमीटर का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप खुद रीड करेंगे। थर्मोमीटर आपको पता है हीट को मेजर करने के लिए होता है, बट थर्मोमीटर को तो आप पढ़ लेंगे, और इसकी जो ये है आपकी, फॉर एग्जांपल ये जो मेजरमेंट है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। जैसे कि लिक्विड इन गैस इन ग्लास थर्मोमीटर, ग्लास के अंदर जो हमारे पास आजकल थर्मोमीटर है वो क्या है? उसके अंदर मरकरी होता है। मरकरी इज़ ओनली द लिक्विड मेटल। मरकरी इज़ ओनली द लिक्विड मेटल इन द वर्ल्ड। मेटल हमेशा सॉलिड होते हैं, मगर मरकरी इन द लिक्विड,
मरकरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल इन द वर्ल्ड। तो ये लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर ये वाला है जो हमारे आजकल में घरों में यूज़ होता है। लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स हैं इसके, ये आप खुद रीड कर लेंगे। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं, ये भी आप खुद रीड कर लेंगे थर्मोमीटर के बारे में। चाहें तो आप नेट से वीडियोज़ निकाल के इसको पढ़ सकते हैं थर्मोमीटर के बारे में। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि थर्मोमीटर में ये सब क्या लिखा है, तो मैं आपको समझा दूंगा। बट अभी आपका होमवर्क या आप इसको खुद से समझने की कोशिश करें। थर्मोमीटर में हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं, यानी कि 3 मेजरिंग यूनिट्स होते हैं। इन एसआई यूनिट्स द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड इट इज स्केल। सो इसका जो एसआई यूनिट है यह है केल्विन और इट्स स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल। थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ टेम्परेचर एज शोन इन फिगर 8.5c, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, उन बातों को नोट कर लो क्योंकि ये आपकी लाइफ टाइम नॉलेज के लिए काम आएंगी। टेम्परेचर चाहे वो थर्मोमीटर से कैलकुलेट हो चाहे वो कैसे भी कैलकुलेट हो, टेम्परेचर हमेशा 3 यूनिट्स में कैलकुलेट होता है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन स्केल। इसका ऐसा यूनिट है केल्विन स्केल, और बाकी इसके अलग यूनिट हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, मगर ये 3 ही हैं। अच्छा, अब होता क्या है, आगे पढ़ते हैं चलो। द इंटरवल बिटवीन द लोअर अपर एंड फिक्स अपर पार्ट्स इज पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अब ये जब हम पढ़ेंगे, आप जब पढ़ेंगी इसका टेम्परेचर का थर्मोमीटर का पार्ट, तो इसमें बताया गया है कि जो इंटरवल होता है, यानी कि पर्टिकुलर जो आपका डिस्टेंस होता है या फिर पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है जो बिटवीन होता है अपर और लोअर के पॉइंट्स के दरमियान, तो वो डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर। थस अ चेंज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू अ चेंज ऑफ 1 डिग्री केल्विन। 1 डिग्री केल्विन या फिर 1 केल्विन, 1 केल्विन। चेंज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, 1 केल्विन के चेंज के, सॉरी 1 केल्विन के चेंज के, 1 केल्विन के चेंज के। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू 273 केल्विन एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज रेफर्ड टू एज 373 केल्विन। जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो किसके कॉरस्पॉन्ड होता है, किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के। और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो कैसे रेफर्ड किया जाता है, 373 केल्विन के। ये आपको पेपर में एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में आ सकता है। द जीरो ऑन दिस स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो एंड इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है स्केल का, थर्मोमीटर का, वो किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द थर्मोमीटर किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। याद है मैंने चार्ल्स लॉ पढ़ाया था केमिस्ट्री के अंदर, तो उससे मैंने जो ग्राफ बनवाया था आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर का, जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर वॉज कांस्टेंट। तो इसमें मैंने बताया था कि ये लाइन इस तरह जा रही है स्ट्रेट, जिसमें आपका टेम्परेचर यहाँ माइनस साइड में एक्सटीड कर रहा है। तो ये माइनस साइड कैसे होती है, ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ ना, ये जो एंड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो। और ये एब्सोल्यूट जीरो किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए ये माइनस तक जाती है लाइन। तो ये तो बहुत बेसिक वाली बात थी कि अपर जॉज में क्या होता है, लोअर जॉज में क्या होता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली बात क्या थी, 3 मेजरिंग स्केल्स। तो अब बच्चे बोलते हैं कि सर जब हमारे पास 3 मेजरिंग स्केल्स हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो हम इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है मुझे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट करो इसको केल्विन के अंदर। क्या यूनिट इस्तेमाल करूँगा, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर प्लस कर दो 273 केल्विन। आंसर क्या आना चाहिए, 273 प्लस 10 283 प्लस 10 293 प्लस 5, आपके पास हो जाएगा 298 आई थिंक। मेरी मैथ अच्छी नहीं है यार। 273 में अगर मैं इसमें आई थिंक 25 ऐड करूँगा तो 273 प्लस 25 298, देखो मैंने सही कैलकुलेट किया, 298 केल्विन। तो इस तरह आप सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन के अंदर। अगर कहा जाए कि 273 केल्विन को, अच्छा हाँ एक और बात, हमेशा जब भी सेंटीग्रेड से केल्विन में जाओगे तो 273 ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करो केल्विन में, क्या ऐड करूँगा 50 में 273, तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए। अब 50 में अगर 273 में मैं 50 ऐड कर दूं तो आई थिंक मेरे पास आंसर आएगा आई थिंक 323।
तो ये 323 में बस केल्विन में आ गया। अगर मुझे किसी ने कहा कि 250 को कन्वर्ट 250 केल्विन को कन्वर्ट करो 250 केल्विन को कन्वर्ट करो सेंटीग्रेड के अंदर, तो क्या करूँगा मैं? सेंटीग्रेड से केल्विन में मैं प्लस कराता हूँ 273। तो 250 में मैं क्या करूँ जो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाए? केल्विन केल्विन 250 केल्विन सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट होगा? माइनस कर दो 273, माइनस कर दो 273, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सेंटीग्रेड के अंदर। तो 250 केल्विन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड के अंदर, तो मैं इसमें से माइनस करा दूंगा 250 में से माइनस करा दूंगा 273, और मेरे पास आएगा -23। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है आई थिंक यहाँ पर, फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस, और फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन फ्रॉम या ये जो आप चेक कर रहे हो यहाँ पर, चेंज 300 केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल। तो क्या करोगे? 300 सेंटीग्रेड का लोगे, उसमें से माइनस करा दोगे 273, और आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 300 को फॉर एग्जांपल 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, तो इसमें प्लस करा दोगे 273। तो ये तो आपके पास केल्विन और सेंटीग्रेड की इंटर कन्वर्जन होगी। मगर हमारे पास एक यूनिट और है, दैट इज़ फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो आप खुद रीड करोगे, फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का पैराग्राफ आपको खुद रीड करना है। ठीक है, अच्छा हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसको इक्वल होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये सारे टेम्परेचर्स की इक्वालिटी याद करो। ठीक है, ओके। फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय सेंटीग्रेड वैल्यू प्लस 32। चेक कर लो, कन्वर्ट करो 50 डिग्री सेल्सियस को इनटू फ़ारेनहाइट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा? बहुत आसान है, 1.8 को मल्टीप्लाई करा दूंगा सेंटीग्रेड की वैल्यू से 50 से, प्लस करा दूंगा उसमें 32। जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा 122 फ़ारेनहाइट। ये फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो भी आसान है, यही फॉर्मूला होगा, बस होगा क्या, आपको दिया हुआ होगा फ़ारेनहाइट, आपको कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस में। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1.8 C इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। फ़ारेनहाइट अगर आपको फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 100, तो 100 ऐसे ही लिखा और माइनस 32 करा दिया, और 1.8 C मैंने इस साइड पर रखा। इन दोनों को माइनस कराओ, आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी आई थिंक 68, और 1.8 C ऐसे ही रहा। C यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऐसे रहने दो, 1.8 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर दो, 68 में डिवाइड कर दो 1.8, आपके पास आंसर आ जाएगा 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास आंसर आ गया सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो इन चीज़ों की, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, केल्विन टू सेल्सियस, सेंटीग्रेड टू केल्विन। ये सेंटीग्रेड और केल्विन वाइज तो आसान है, मगर फ़ारेनहाइट का बस फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी फर्दर टॉपिक्स, और इसको जल्दी हो सके एंड करेंगे इस चैप्टर को।